Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Sakshi from Law Prep Judiciary. Friends, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट पेंडेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर आप किसी स्टेट की जुडिशरी में अपियर हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, या फिर आप लॉ के एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जिसमें भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, देन लिस्ट पेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस रहते हैं. तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ डील करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज लीज पेंडेंस. ओके, लीज पेंडेंस बेसिकली एक डॉक्ट्रिन है, किसी भी सेक्शन का नाम नहीं है लीज पेंडेंस. लीज पेंडेंस इज अ टाइप ऑफ डॉक्ट्रिन विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीज पेंडेंस. तो पेंडेंस से हमें पता चल जाता है पेंडिंग. ओके, एंड लीज मीन्स लिटिगेशन. सम लिटिगेशन इज पेंडिंग, और उस दौरान आप क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं. तो फिर वो प्रॉपर्टी कैसे डील होगी या वो ट्रांसफर कैसे डील होगा, वो हमें बताता है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब हम डिटेल में बात करते हैं लीज पेंडेंस का डॉक्ट्रिन किस तरीके से अप्लाई होता है. नाउ फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू. आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं किस दौरान, व्हेन योर सूट इज पेंडिंग रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी. ओके, जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस. नाउ आप कैसे डील करेंगे, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि जो कोर्ट है जिसके पास अथॉरिटी होना चाहिए, ओके, जो आपका सूट पेंडिंग है ना, उस कोर्ट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस सूट को एंटरटेन करने का. इफ द कोर्ट इज नॉट हैविंग द अथॉरिटी या जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड एंटरटेन द सूट या प्रोसीडिंग, तो उस केस में यहाँ पे लीज पेंडेंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा. तो पहली चीज होती है कोर्ट को अथॉरिटी होनी चाहिए टू ट्राई एंड एंटरटेन योर सूट और प्रोसीडिंग. नेक्स्ट, विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ आपका जो सूट है वो कौन सी कोर्ट में होना चाहिए, तो उस कोर्ट में जो कि इंडिया में है, एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एस्टैब्लिश बियॉन्ड सच लिमिट. अगर आपका सूट इंडिया से बाहर है, सॉरी, आपका जो कोर्ट सूट है वो इस कोर्ट में इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया से बाहर है, तो उस केस में आपका वो जो कोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हो वहां पे. ठीक है, दो कंडीशंस मैंडेटरी है. सबसे पहला कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोर्ट इंडिया में एस्टैब्लिश होना चाहिए. अगर इंडिया से बाहर है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे वहां पे एस्टैब्लिश किया हो. नेक्स्ट, एनी सूट और प्रोसीडिंग द सेम थिंग. नाउ प्रोसीडिंग मीन्स व्हाट. ठीक है, तो प्रोसीडिंग हियर मीन्स एप्लीकेशन विच इज नॉट कोल्यूसिव. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इफ द सूट इज ऑफ कोल्यूसिव नेचर, तब भी क्या लीज पेंडेंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई करेगा. तो पहले हम देखते हैं कोल्यूसिव का मतलब क्या होता है. तो कोल्यूसिव का मतलब होता है कि डिफीट कर रहा है वो प्रोविजन ऑफ लॉ को, या फिर अब्यूज कर रहा है वो कोर्ट की प्रोसेस को, या वो आपने सूट इंस्टीट्यूट ही इसीलिए किया है कि जो दूसरी पार्टी है उसको डिफेम करे, उनसे परेशान करे, हैरेस करे, तो वो होता है सूट ऑफ कोल्यूसिव नेचर. नेक्स्ट, इलीगल सूट हो गया, ओके, कोई भी रॉन्ग सूट, तो उसे कहते हैं सूट ऑफ कोल्यूसिव नेचर. तो नेक्स्ट चीज क्या है कि वो जो सूट या प्रोसीडिंग है वो कोल्यूसिव नहीं होनी चाहिए. एंड इन विच एनी राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल होनी चाहिए. मूवेबल प्रॉपर्टी पे लीज पेंडेंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता है. इज डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन. अब आपके उस सूट या प्रोसीडिंग में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट को लेके. ओके, राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन क्वेश्चन. नाउ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर और अदरवाइज डील्ड विथ बाय एनी पार्टी टू द सूट. अब वो प्रॉपर्टी है वो उसको ना तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं या ना ही उसको अदरवाइज डील कर सकते हैं प्रॉपर्टी को कोई भी पार्टी सूट की. ठीक है, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो उस पार्टी के पोजीशन में हो या फिर किसी और के पोजीशन में हो, वो पार्टी जो कि सूट की पार्टी है वो उसको डील नहीं कर सकती प्रॉपर्टी को, या ट्रांसफर नहीं कर सकती सो एज टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी, जिससे कि किसी और के राइट्स अफेक्ट हो जाए. thereto under any decree or order which may be made therein, okay, except the authority of the court and on such term as it may impose. Now this is very important.
ये क्या बात कर रहा है कि मान लो कोई पार्टी ने उसको ट्रांसफर कर भी दिया प्रॉपर्टी को, ठीक है, लेकिन फाइनली क्या आता है, जो कोर्ट का डिक्री है, ठीक है, कोर्ट का जो डिसीजन है वो जिस प्रॉपर्टी ने ट्रांसफर किया उसके फेवर में आ जाता है। तो उस केस में ये जो पूरा लिस्ट पेंडेंस है ये उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो उस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो वैलिड रहेगा। इसको हम लास्ट में एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो वो आपके लिए इजी रह जाएगा। पहले हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है। तो सबसे पहले फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द plaint or the institution of the proceeding in a court of competent jurisdiction। अब आपकी जो पेंडेंसी है वो किस दिन से काउंट होगी, मतलब कब से माना जाएगा कि नाउ योर सूट इज पेंडिंग इन द कोर्ट। तो वो माना जाएगा जिस दिन आपने प्लेंट इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, जिस दिन आपने प्लेंट को कोर्ट में प्रेजेंट किया है उस दिन से आपका सूट जो है वो माना जाएगा कि कोर्ट में पेंडिंग है। एंड टू कंटिन्यू अंटिल द सूट और प्रोसीडिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय फाइनल डिक्री। अब वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब तक आपका सूट माना जाएगा कि वो अभी पेंडिंग है, तो वो फाइनल डिक्री जब तक ना आ जाए तब तक माना जाएगा कि योर सूट इज कंटिन्यू इन द कोर्ट या फिर ऑर्डर। एंड कंप्लीट सेटिस्फेक्शन और डिस्चार्ज ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी ऑर्डर और डिक्री है उसका कंप्लीट डिस्चार्ज भी हो जाना चाहिए। ना सिर्फ कोर्ट से डिक्री आई है बल्कि उस डिक्री को आपने डिस्चार्ज भी कर दिया या एग्जीक्यूट भी कर दिया है, उसके बाद माना जाएगा कि नाउ योर सूट इज नॉट पेंडिंग एनी मोर। नेक्स्ट, और हैज बिकम अनऑब्टेनेबल बाय रीजन ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर ऑफ बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। या फिर क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो होती है उसका पीरियड क्या होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जो होता है उसे भी कराने का एक लिमिटेशन होता है, दैट इज 12 ईयर्स। आपको डिक्री जो होती है कोर्ट उसके 12 ईयर्स में आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन केस आपका वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का पीरियड एक्सपायर हो जाता है, आप उस डिक्री जो कि कोर्ट से आई है उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं, तो वहां पे आपका ये पीरियड जो है ये खत्म हो जाएगा पेंडेंसी वाला। यहाँ क्या लिखा है कि पेंडेंसी कब तक रहेगी, जब तक आप डिक्री को एग्जीक्यूट ना करवा दें। लेकिन इन केस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज कंप्लीटेड, तो वहां पे आपका वो पेंडेंसी खत्म हो जाएगा और वहां पे लिस्ट पेंडेंस अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ एसेंशियल्स, ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। ये सेक्शन कब अप्लाई होगा, तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी कि देयर मस्ट बी अ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग। जो आपका सूट और प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग होना चाहिए, वो फाइनली डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, वो भी कोर्ट में पेंडिंग है। और पेंडिंग कब तक रहेगा, हमने पहले ही बात करी थी कि जिस दिन आपकी प्लेंट प्रेजेंट होगी उस दिन से लेके जिस दिन डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तब तक माना जाएगा कि योर प्रोसीडिंग इज पेंडिंग। नेक्स्ट, द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट के पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू एंटरटेन योर सूट एंड प्रोसीडिंग्स। सेकंड, द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कोल्यूसिव। ये हमने पहले ही बात की थी कि वो कोल्यूसिव नेचर की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अ राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन इन दैट सूट और प्रोसीडिंग। नाउ इसे आप इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कर देना, वो प्रॉपर्टी इमूवेबल होनी चाहिए। लिस्ट पेंडेंस जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का राइट जो है वो डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन में होना चाहिए सूट या प्रोसीडिंग में। नेक्स्ट, द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद बाय एनी पार्टी टू द सूट। अब दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनी पार्टी टू द सूट। उस प्रॉपर्टी को जो ट्रांसफर कर रहा है वो पार्टी टू द सूट होना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन कर रहा है तो वो इसमें फॉल नहीं होगा, ओके। The alienation must affect the right of any other party to the dispute। ठीक है, वो जो एलिनेशन है, वो जो ट्रांसफर है, वो किसी जो पार्टी है डिस्प्यूट की उसके राइट्स अफेक्ट कर रहा है। अब हम इसको बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सी, एक पर्सन है ए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है एक्स। अब एक बी पर्सन आता है और वो उस पर सूट फाइल कर देता है कोर्ट में कि ये जो एक्स प्रॉपर्टी है ये बी की है, ये सूट कोर्ट में पेंडिंग है, ओके, ये सूट कोर्ट में पेंडिंग है। मीनवाइल ए क्या करता है, अपनी जो एक्स प्रॉपर्टी है उसको सी को सेल कर देता है। अब मुझे बताइए कि क्या ये जो सेल है जो ए ने सी को करा है कि क्या ये वैलिड है,
ठीक है, ये कब किया, ये प्रोसीडिंग जो है, ये सूट है, ये कोर्ट में पेंडिंग है, मीनवाइल उसने उसे सी को प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो क्या ये सेल वैलिड है? तो इसका आंसर ये है कि ये सेल अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो डिक्री ऑफ कोर्ट आएगा, जो कोर्ट का डिसीजन होगा, उसके सब्जेक्ट टू रहेगा ये सेल। ओके, द सेल विल बी सब्जेक्ट टू द डिक्री ऑफ कोर्ट। अगर डिक्री ऑफ कोर्ट ए के फेवर में आता है तो ये सेल जो है ये वैलिड हो जाएगा, और अगर कोर्ट की डिक्री बी के फेवर में आती है तो ये जो सेल है ये वॉइड हो जाएगी। क्लियर? आई होप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि लिस पेंडेंस क्या होता है। लिस पेंडेंस बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी का राइट जो कि डिस्प्यूटेड है, और वो प्रॉपर्टी आप क्या करते हैं, जब पेंडेंस लिटिगेशन आपका पेंडिंग है उस दौरान उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं या अदरवाइज डील कर देते हैं उस प्रॉपर्टी के राइट से। तो उस केस में जो सेकंड पार्टी है उसके राइट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। वो जो आपका ट्रांसफर होगा वो सब्जेक्ट टू रहेगा डिक्री ऑफ कोर्ट के। डिक्री ऑफ कोर्ट जो भी आएगी, अगर वो आपके फेवर में आ जाती है तो आपकी सेल वैलिड हो जाएगी, अगर वो आपके अगेंस्ट आ जाती है तो आपकी सेल वॉइड हो जाएगी। इट शैल स्टैंड वॉइड। दिस इज बेसिकली द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिस पेंडेंस। नाउ हम बात करते हैं इसके दो इंपॉर्टेंट केस लॉज है। पहला है बेलामी वर्सेस सबैन। इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, लीडिंग केस, बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस का लीडिंग केस है। प्लीज नोट इट डाउन, बेलामी वर्सेस सबैन। इस केस में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था लीज पेंडेंस का। फर्स्टली लीज पेंडेंस इसी केस में आया था। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट केस है, इंडिया में जो लीज पेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो आया था फाइया हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण के केस में। ओके, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट किस में अडॉप्ट किया था? तो वो किया था फाइया हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण। ओके, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इसमें किया था एंड ये इनिशियली अडॉप्ट हुआ था बेलामी वर्सेस सबैन के केस में। ये दोनों लीज पेंडेंस से लेके बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ओके, और कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बिलो। हम ऐसे ही आपके लिए जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसकी सारी डॉक्ट्रिन्स को लेके वीडियोस बनाते रहेंगे। आई नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट और काफी टिपिकल रहता है वो लोगों को समझना, तो उसको ईजी लैंग्वेज में हम समझाएंगे। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो सारे भी हम अपनी यहाँ डील करेंगे क्लासेस में। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।